Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इन वन शॉट। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें चेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि चेंजेस एक्चुअली होते क्या हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर चेंजेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। चेंजेस की बेसिक डेफिनेशन होती है एन एक्ट बाय विच द थिंग्स फॉर्म और बिकम डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस सेल्फ। मतलब कि हमारे द्वारा लगाया गया कोई ऐसा फोर्स या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसके थ्रू कोई नया चीज फॉर्म हो रहा हो या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस सेल्फ से, अपने प्रीवियस स्टेट से एक नए स्टेट के अंदर में चेंज हो रहा हो, उस चीज को हम लोग कहेंगे चेंज। ठीक है। अब जो चेंज होता है ये कई सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, फिजिकल एंड केमिकल। हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो चेंजेस के बारे में पढ़ना है। पहले है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज को देख लेते हैं कि क्या होते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कि कोई एक ऐसा चेंज जिसके अंदर में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, बट जो हमारा प्रीवियस सब्सटेंस है उसका स्टेट, उसका साइज या उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसका बेसिकली फिजिकल फॉर्म चेंज हो जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे उस सब्सटेंस की फिजिकल चेंज। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक आइस ब्लॉक को लिया और उसे हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि वो जो आइस ब्लॉक है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो जा रहा है। मतलब कि आइस जो सॉलिड फॉर्म में था वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। जब हमने उस आइस ब्लॉक के ऊपर में हीट को अप्लाई किया तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्टेट तो चेंज हो रहा है। इसी वजह से ये जो चेंज हो रही है इस चीज को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। क्लियर है। अब ये जो फिजिकल चेंज होता है बेसिकली ज्यादातर फिजिकल चेंज टेम्पररी ही होते हैं। मतलब कि अगर हम आइस को मेल्ट कर सकते हैं और उससे वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी तरीके से जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो हम फिर से आइस का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसलिए बेसिकली जितने भी सारे फिजिकल चेंज होते हैं ये सारे फिजिकल चेंज टेम्परेरी ही होते हैं। क्लियर है। अब फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि क्रशिंग ऑफ कैन या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक्स को पी लेते हैं और उसके बाद कैन को क्रश करते हैं, काफ़ी मज़ा आता होगा, है ना। तो जब हम कैन को क्रश कर रहे हैं तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज आ रहा है। पहले वो सिलेंड्रिकल शेप में था, बट जिस तरीके से हमने उसे क्रश किया तो उसका शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसकी भी फिजिकल जो स्टेट है उसके अंदर में चेंज आ रहा है और ये भी एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे फिजिकल चेंज का। उसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ग्लास ब्रेक होकर के काफ़ी सारे अलग अलग पीसेस के अंदर में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब कि उसका जो शेप एंड साइज है वो भी चेंज हो रहा है, इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिकल चेंज क्या होता है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर में नए नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है और वो जो नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो स्टेट्स हैं वो भी अपने प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट ही रहती है। क्लियर है। अब जो केमिकल चेंज होते हैं इसके बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं।
तो जैसे बर्निंग ऑफ वुड हो गया, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, CO2 रिलीज होता है, एंड जो वुड रहती है वो एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल एंड रिजल्ट निकल रहा है वो CO2 भी फॉर्म हो रहा है, और हमारा जो वुड है वो एशेस के फॉर्म में भी क्रिएट हो जा रहा है। मतलब कि इसके फिजिकल स्टेट में तो चेंज आ रहा है, बट जो वुड का कंपोनेंट है, अगर हम वुड के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर ध्यान दें और जब इसमें फायर लगाने के बाद जो CO2 एंड ऐश निकल रहा है उसका केमिकल कंपोनेंट के ऊपर ध्यान दें, तो दोनों का केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल एंगेजमेंट अलग होगा, जिसकी वजह से ये एक एग्जाम्पल होता है हमारे केमिकल चेंज का। ठीक है, अगर और एक एग्जाम्पल को देख लें तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन का। आयरन को जब भी हम कभी पानी में रख देते हैं या फिर एयर में रख देते हैं और वो पानी से गीला कर देते हैं, सो उसके ऊपर धीरे धीरे रस्ट आनी चालू हो जाती है, मतलब कि उसमें जंग लगने लगती है। और जब जंग लगती है उसमें, सो जो जंग का केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Fe2O3, एंड जो आयरन का केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Fe, जो सिंबल से हम लोग आयरन को डिनोट करते हैं। सो जो आयरन का केमिकल फॉर्मूला बन रहा है और जो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बन रहा है, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है रिएक्शन के बाद। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो नया सब्सटेंस है ये आयरन की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए ये हमारे एग्जाम्पल होगा किसका, केमिकल चेंज का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका सबसे मेन कंपोनेंट है केमिकल रिएक्शंस। नाम में ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो केमिकल रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होगा ही। चलिए जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में। सो द प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर भी वही हो रहा है, नए नए केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस चीज़ को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, बट वाटर हम लोग सब जानते हैं एक लिक्विड होता है। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से भी अलग है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी आप ध्यान दो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसीय स्टेट में थे, मतलब कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है वाटर से, जहाँ पर वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। इसलिए वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से अलग है, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तब तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये हमारी होगी केमिकल रिएक्शन। उसी तरह जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों मिलकर के एक सॉलिड फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी नए केमिकल फॉर्मूलाज का क्रिएशन हो रहा है, और ये जो नया केमिकल फॉर्मूला है इसका जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत अलग तो होगा ही, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, चलिए अब जो केमिकल रिएक्शन होती है इसके बेसिकली दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक है रिएक्टेंट एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में पार्ट लेते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो यहाँ रिएक्ट कौन कर रहा है? यहाँ रिएक्ट कर रहा है आपका मैग्नीशियम और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा ऑक्सीजन। तो ये जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है ये हमारा रिएक्टेंट हो जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें प्रोडक्ट की तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड रिजल्ट मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि एक नया रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के बाद, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने के बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है रिएक्शन के बाद बनने वाला एंड रिजल्ट है, और इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे क्या, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर में या फिर किसी भी दो अलग अलग स्टेट वाले सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो इन चीज़ों को पहचानने के कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो कौन कौन से है वो क्राइटेरिया, एक है चेंज इन ऑर्डर, दूसरा है चेंज इन फिजिकल स्टेट, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पांचवा है आपका चेंज इन टेम्परेचर, और छठा है चेंज इन कलर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में, मतलब कि किस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो हम लोग इन क्राइटेरिया के बेसिस पर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इन सारे क्राइटेरियाज को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चेंज इन कलर की, वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर जो नया फॉर्मेशन हो रहा है सब्सटेंस का, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके कलर में उसके प्रीवियस रिएक्टेंट से कुछ डिफरेंट आ जाए, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे हमारा चेंज इन कलर। और ये क्राइटेरिया होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइन इट फॉर्म अ येलो कलर प्रेसिपिटेट और लेड आयोडाइन, मतलब कि जब हमारा लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारे पोटेशियम आयोडाइन के साथ, तो ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जिसका कलर हमारे लेड नाइट्रेट और हमारे पोटेशियम आयोडाइन से अलग हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये चीज़ हमें पता चल रही है हमारा जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है येलो कलर का, इसकी वजह से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है हमारे चेंज इन रिएक्शन का, मतलब कि चेंज इन कलर का। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंज इन ऑर्डर के बारे में, मतलब कि जब भी किसी रिएक्शन के बाद स्मेल में चेंज आए तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे चेंज इन ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, तो जब आयरन सल्फाइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और फॉर्म करता है हमारा आयरन सल्फाइड, जिसका जो स्मेल होता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, ये रॉटन एग की तरह होता है। इसे याद कर लीजिएगा, कई बार हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वैसा गैस है जिसका स्मेल हमेशा एक रॉटन एग की तरह होता है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, इसका जो स्मेल है वो रोटन एग की तरह है, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर हो रहा है, मतलब कि चेंज इन स्मेल हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट की। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी किसी रिएक्शन के बाद किसी सब्सटेंस का फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। और ये क्राइटेरिया है हमारा केमिकल रिएक्शन का। जिस तरीके से जब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O वाटर रिएक्ट करता है और उसे जब हम डिकम्पोज कर देते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, तो यहाँ पर हमारा वाटर टूट रहा है और बना रहा है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है वो टूट करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि गैसियस स्टेट में है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक चेंज इन स्टेट हो रहा है। और इसी चेंज इन स्टेट को हम लोग कहेंगे ये यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब अगर हम लोग बात कर लें चेंज इन टेम्परेचर की, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर में दो तरीके से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर हमारा जो हीट है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, मतलब कि रिएक्शन से पहले हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसके पास हीट एंड एनर्जी होती है, बट रिएक्शन के बाद वो जो हीट एंड एनर्जी होती है वो हमारे रिएक्टेंट के पास से गायब हो जाती है और वो टोटली उड़ जाती है इस रिएक्शन के बीच में। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर
हमारी जो हीट एंड एनर्जी है वो अब्जॉर्व कर ली जाती है। जैसे कि जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारा फॉर्म करता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर जब रिएक्शन ही हो रहा है तो उस टाइम हमारे पास हीट तो रहती है, क्योंकि ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने के लिए फोटोसिंथेसिस के टाइम में हीट रहती है। बट धीरे धीरे जब ये रिएक्शन हो जाता है और जब टोटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर सिर्फ बचते हैं हमारे लास्ट में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और यहाँ से हीट टोटली अब्जॉर्व कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से ये एक रिएक्शन हो जाती है हमारी एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस तरीके से एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्व कर ली जाती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज कर दी जाएगी। यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्शन के बाद अपनी बॉडी के थ्रू हीट को रिलीज कर देते हैं रिएक्शन होने के बाद, मतलब प्रोडक्ट के साइड में। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरीके से जब हमारा CH4+O2 होता है तब यहाँ पर रिएक्शन के बाद एक हीट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, साथ में CO2 एंड H2O, मतलब कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। बट रिएक्शन के साथ साथ हीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कहीं से हीट एंड एनर्जी आपस में आ जा रही है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट क्या होती है। जब भी किसी रिएक्शन के टाइम में एक पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, मतलब कि किसी सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। मतलब कि जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है हमारा पोटेशियम आयोडाइन, फिर से हम लोग प्रीवियस रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग बात किया था कहाँ पर? चेंज इन कलर में। यहाँ पर भी हम लोग रेड नाइट्रेट का रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइन के साथ। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा? हमारा एक येलो पर्सिपिटेट फॉर्म होगा, और जिसकी वजह से ये जो येलो पर्सिपिटेट रहेगा ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, मतलब कि पर्सिपिटेट मतलब सॉलिड स्टेट। तो जो पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है येलो कलर का, वो सॉलिड स्टेट में है और ये एक रिएक्शन को दर्शाता है। हाँ, ये जो पर्सिपिटेशन रिएक्शन है कई बार ये फिजिकल चेंजेस के अंदर भी होता है। जब फिजिकल चेंज के साथ साथ वहाँ पर कोई एक ऐसा चेंज भी हो रहा हो जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर होना बिल्कुल ही मस्ट है, तो इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट रिएक्शन। एंड इस चीज़ को ही हम लोग कहेंगे तभी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की। मतलब कि जब भी किसी रिएक्शन के बाद गैस इवॉल्व हो तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो मैग्नीशियम HCl से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फॉर्म कर लेगा MgCl2 और यहाँ पर H2 को बाहर निकाल देगा, और H2 एक गैस है इसलिए गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी उस रिएक्शन के बाद। इसलिए जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो तो इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्मेशन सब्सटेंस के बीच में एक इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो सकता है ये केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कई बार हमारे फिजिकल सब्सटेंसेस के अंदर, फिजिकल चेंजेस के अंदर भी होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये फॉर्मेशन ऑफ गैस हमारे ज़रूरी हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्राइटेरिएट करने के लिए। अगर कई बार हम लोग और भी कई सारे चेंजेस हो रहे हो, कई सारे और बार क्राइटेरिया इसके साथ परफॉर्म हो रहा हो, तभी हम लोग कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली वो शॉर्ट हैंड टेक्निक होते हैं, वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम लोग किसी सिंबल्स का यूज़ करते हैं और फॉर्मूला का यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट एंड कंपाउंड की उस केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए। उस चीज़ को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से दर्शा सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही एक साथ मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा H, और वाटर का सिंबल होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है हमारा O, और ये जब साथ में मिल रहा है तो फॉर्म कर रहा है H2O।
इसलिए ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग दर्शा पा रहे हैं कई सारे अलग अलग सिंबल्स के थ्रू, कई सारे अलग अलग फॉर्मूलाज के थ्रू। और जब हम इस चीज़ को कई सारे अलग अलग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के थ्रू दिखा पाते हैं, दर्शा पाते हैं, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो हमारे केमिकल रिएक्शन के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है रिडॉक्स रिएक्शन, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट में आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इन केमिकल रिएक्शन के सारे टाइप्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine together to form a singular product are known as combination reaction। मतलब कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग सब्सटेंसेस और जिनके स्टेट भी अलग अलग हैं वो रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग क्या, इस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं पर जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है। इसलिए ये रिएक्शन भी हमारी हो जाएगी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसी तरीके से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके डीकम्पोज होकर के 2 अलग अलग या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि जब हमारा वाटर टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड और एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर कोई एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, और खुद उस कंपाउंड में जाकर के बैठ जाता है, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर को उसके सोल्यूशन से, उसके एक्वस सोल्यूशन से बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर को निकाल देता है अपने एक्वस सोल्यूशन से बाहर और खुद जा करके उसके एक्वस सोल्यूशन में बैठ करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। बेसिकली यहाँ पर एक ए एलिमेंट बी सी के साथ रिएक्ट करता है जो कि कंपाउंड रहता है, और यहाँ पर ए सी का फॉर्मेशन कर देता है अगर वो ए एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हुआ बी से, और यहाँ पर बी को हमेशा बाहर निकाल देता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करें कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो इसे याद रखने के लिए आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहती है, और सबसे टॉप पे जो एलिमेंट रहता है
उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे टॉप पे कौन रहता है? सबसे टॉप पे होता है आपका पोटेशियम एंड सबसे लास्ट में होता है आपका प्लेटिनियम। इसके नीचे भी जाती है बट इसके नीचे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपके इसी के बीच से उठ कर के आएंगे, इसलिए इस रिएक्टिव सीरीज को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो बेसिकली ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है। तो यहाँ पर द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ लो आयंस एंड वेयर द इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ द टू आयोनिक कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जिनमें दो अलग अलग कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है दो अलग अलग आयोनिक कंपाउंड के बीच में, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लें, जब BaCl2 रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ, तब यहाँ पर फॉर्म करता है BaCO2 और यहाँ पर CuCl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा CuCl2 है ये एक वाइट पर्सिपिटेट है। तो यहाँ पर जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो B है ये जाकर के SO4 के साथ मिल जा रहा है और यहाँ पर जो कॉपर है वो Cl2 के साथ जाकर रिएक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जाके मिक्स हो जा रहा है और दूसरा कंपाउंड पहले कंपाउंड के साथ जाके मिक्स हो जा रहा है, और इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर रिएक्शन के बीच में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ में हो रहा हो, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर से आ रहा होगा कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन की, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के बीच में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो किसी भी कंपाउंड से, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। बट उसके ऑपोजिट में रिडक्शन की बात करें अगर, तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर में हाइड्रोजन का एडिंग हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, सो द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि वैसे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज तो कर रहे हैं बट खुद से ही रिड्यूस हो जा रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, सो द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि अगर वो सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट। हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डील कर ली और मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।